गुड इवनिंग दोस्तों। आशा है कि सभी लोग स्वस्थ एवं आनंद से होंगे। मैं रामोद सिंह, अप्रूव्ड सर्वेयर एंड लॉस असेसर, इसला यूपी चेयरमैन और लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी मेंबर, IIDA मोटर। और परिचय इसीलिए देने की ज़रूरत पड़ती है, लोग समझें। कुछ हमारे लोगों की ख्वाहिश भी थी जिसकी वजह से और भी है कि बताया जाए। आज हमारे पास टॉपिक है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये कहिए कि असली इंश्योरेंस जो पुलिस वाले चेक करते हैं, जांच करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आपसे मांगते हैं, वो ही असली इंश्योरेंस है, जिसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं और इसे एक्ट भी बोलते हैं। इसकी नेसेसिटी फॉर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है क्या? थोड़े बहुत जो एक्ट में और इसमें लिखा हुआ है उनके हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 146 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल यूज एक्सेप्ट एज ए पैसेंजर or allow any other person to use a motor vehicle in public place unless the vehicle is covered by policy of insurance complying with the requirement of the act। जो इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें कंप्लाई करना है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार कोई भी पब्लिक प्लेस में अपनी व्हीकल ना तो चलाएगा, ना तो किसी को चलाने के लिए देगा। एक्सेप्शन इसमें दिया है, पैसेंजर को पता नहीं है, वो तो किसी भी गाड़ी में बैठ लेगा, चला जाएगा। दिस सेक्शन इज अमेंडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 1994। ये मोटर व्हीकल एक्ट अमेंड हुआ था, उसमें जो है ना एडिशनल ड्यूटी दी है। एडिशनल ड्यूटी क्या दी है? द ओनर ऑफ द व्हीकल कैरिंग डेंजरस हजार्डस गुड्स, डेंजरस और हजार्डस गुड्स शैल आल्सो गो इन फॉर ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस अंडर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1999। जो गाड़ियाँ ट्रक ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं जो हजार्डस गुड्स और डेंजरस सामान को, केमिकल्स को लेके जा रही हैं, उनका जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के हिसाब से 1991 के हिसाब से पॉलिसी लेनी है हजार्डस गुड्स के लिए। अब ये समझते हैं पब्लिक प्लेस क्या है। पब्लिक प्लेस की डिफिनीशन पहले भी दी गई है, बताई गई है एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स में भी और इंश्योरेंस के और दूसरे जो टॉपिक थे उसमें भी। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर अ थारोफेयर आर नॉट टू विच द पब्लिक हैव ए राइट ऑफ एक्सेस एंड इंक्लूड्स any place or stand at which passengers are picked up or set down by the stage carriage। जहाँ पे पब्लिक एक्सेस कर सकती है और जहाँ से कोई बस में या किसी ट्रांसपोर्ट में बैठ सकता है, उठ सकता है, वो सब पब्लिक प्लेस है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंड बना हुआ है या टेम्प्रोरी स्टैंड बना हुआ है वहाँ उसको पब्लिक प्लेस में नहीं गिनती करेंगे। उसके बाद आता है मेयर प्रेजेंस ऑफ द मोटर व्हीकल विल आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द यूज ऑफ मोटर व्हीकल। अगर वहाँ गाड़ी मौजूद है तो भी ये माना जाएगा, अगर वो केवल मौजूद है तो भी माना जाएगा पब्लिक प्लेस में यूज की गई। पिक्ड अप सेट डाउन बाई ए स्टेज कैरेज, अभी अभी जैसा बताया कि स्टैंड से है। पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मेरली एज ए पेड ड्राइवर विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए, जो ड्राइवर पेड ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो किसी भी ऐसे एक्ट का कंट्रावीनिंग में नहीं पाए जाएंगे अगर मोटर व्हीकल किसी भी तरह का जो है ना वो वायलेशन करती है, क्योंकि वो ड्राइवर को ये नहीं पता है क्या करा रखा है मालिक ने, क्या नहीं करा रखा है। इसलिए देयर इज़ नो पॉलिसी, उसको नहीं पता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी चला रहा है तो उसको पॉलिसी नहीं है पता है, तो वो उसको लायबल नहीं कर सकते हैं। ओनर ही होगा और गाड़ी ही होगी। अभी बढ़ते हैं सेक्शन 146 सीक्स टू प्रोटेक्ट मेंबर्स ऑफ पब्लिक यूजिंग पब्लिक प्लेसेस फ्रॉम द रिस्क्स ऑफ द एक्सीडेंट caused by the user of the motor vehicles। motor vehicle can be likened to wild animal।
इनका कहने का मतलब है कि पब्लिक प्लेस में कोई भी गाड़ी चल रही है, पब्लिक का वहाँ एक्सेस है या पब्लिक आती और जाती है, तो जो मोटर व्हीकल है, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, सबको वाइल्ड एनिमल माना गया है। वाइल्ड एनिमल का मतलब जंगली जानवर। इसका मतलब ये है कि वो जो है कुछ भी हो सकता है, वहाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसको जो है कंपलसरी किया गया है। कंपलसरी किया गया है कि उसका थर्ड पार्टी और एक्ट इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें उसके पीछे लॉजिक क्या था? ए कोर्ट कैन ओनली पास अवार्ड और डिक्री, इट कैन नॉट इंश्योर दैट सच अवार्ड और डिक्री रिजल्ट इन actual payment because the person held liable may be insolvent or may not have sufficient resources। जिस आदमी की गाड़ी है, जिससे गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो आदमी, कोई आदमी मर गया या किसी का डिसेबलमेंट हो गया, वो कोर्ट गया, कोर्ट उस पर आर्डर कर सकती है, डिक्री कर सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो पेमेंट का कंफर्मेशन कहाँ से होगा? क्योंकि उस आदमी को जो लगाया गया है, चार्ज अवार्ड दिया गया है कि 10 लाख का अवार्ड देना है, तो उस आदमी के पास 1 लाख की औकात ही नहीं है या 5 लाख की औकात नहीं है, वो नहीं दे सकता है। तो इसीलिए ये देखा गया है कि कंपल्सरी रूप से इंश्योरेंस कराना, एक्ट का इंश्योरेंस कराना, इस लाइबिलिटी का इंश्योरेंस कराना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कंपलसरी है। और वो कराएगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी चली जाएगी, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको देगी। इसीलिए इंश्योरेंस को कंपल्सन किया गया, ये कंपलसरी किया गया। और आज भी ऐसे केस में इंश्योरेंस के सारे पेमेंट जो कंपनी ने, कभी कभी क्या होता है कि कंपनियां जो ना इनका सारा पेमेंट कर देती हैं और बाद में उसमें पता लगता है कि अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड राइट्स, वो जो इनके जो सर्टेन टर्म्स हैं उनका ब्रीच किया है, और जो इंश्योर्ड का राइट है उसका रिकवरी वाला भी ब्रीच हो रहा है, तो वो वापस भी ले सकती है, पैसा उससे वापस भी ले सकती है इंश्योर, जो बंदे के अगेंस्ट पेमेंट की है, जिसको पेमेंट किया है। अब यहाँ पे 9वें कॉलम में हम देखते हैं एग्जेम्पशन किसको किसको है, कौन सी गाड़ियों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराना है या कराने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ हैं, और जो भी कमर्शियल इंटरप्राइज के पर्पस से नहीं है और कमर्शियल इंटरप्राइज के पर्पस से भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर कोई गाइडलाइंस दे रखी है, उनका अपना कोई फंड सिस्टम बना रखा है। उन गाड़ियों को इंश्योर कराने की ज़रूरत नहीं होती है, उनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता है। वहाँ पे जब कोई इस तरह की घटना थर्ड पार्टी लॉस की, डिसेबलमेंट की या कुछ भी आती है, तो ये लोग अपने फंड से पैसा देते हैं। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ हैं, और वैसे भी कुछ जो है ना, जो गवर्नमेंट की चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उन सब में भी रेलवे का ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इनका भी है, सब पेमेंट देते हैं। तो वो पेमेंट उधर से आ जाती है। ऐसे लोगों को तो ना इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। और एनी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 के हिसाब से जो भी हैं चीज़ें हैं चल रही हैं ट्रांसपोर्ट पूरे इंडिया में, जो भी कॉरपोरेशंस हैं 1950 के हिसाब से, उन भी कंडीशंस है कि उनके पास फंड होना चाहिए। वो फंड जनरेट करते हैं, रखते हैं, और उसी से क्लेम लोगों को देते हैं, रिम्बर्समेंट करते हैं, जो भी है। लाइफ का होता है तो भी, और डिसेबलमेंट का होता है तो। रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसीज, अब इस पॉलिसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहले तो इंश्योरर होना चाहिए। इंश्योरर कौन होना चाहिए? अथराइज इंश्योरर होना चाहिए। सेक्शन 147 MB एक्ट क्या बोलता है? डेथ और बॉडली इंजरी इंक्लूडिंग अथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुड्स, किसी गाड़ी में ट्रक में माल लदा हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हुआ है, अथराइज रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, वो साथ में डेथ और बॉडली इंजरी जो ना किसी थर्ड पार्टी को भी, थर्ड पार्टी को है। डैमेज टू एनी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी, किसी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, किसी पैसेंजर को बॉडली इंजरी हुई है, डेथ हुआ है, वो द पॉलिसी हाउएवर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कवर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, किसी भी तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी को वो कवर नहीं करती। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी का मतलब है कि ऐसी भी बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लाइबिलिटी फिक्स हो जाती है, वो सब माल मटेरियल के लिए नहीं करेंगे। जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी में कुछ चीज़ें जा रही आ रही है, हो रहा है, उसका ये लाइबिलिटी नहीं फिक्स करते हैं। डेथ आर बॉडली इंजरी टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है और WC एक्ट काम कर रहा है तो उसमें भी इनको इंश्योरेंस कंपनी को देना है, वो इस WC एक्ट से जाएगा उसको। एंगेज्ड इन ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल, एंगेज्ड इन जो भी ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल का मतलब गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियों को चला रहे हैं उनको भी इसमें नहीं कवर मिलेगा। एंगेज्ड इन कंडक्टर इन एज ए कंडक्टर एंड टिकट एग्जामिनर, जो टिकट एग्जामिनर है कंडक्टर हैं वही दोनों एक ही बात हुई। और इट इज़ इफ इट इज़ गुड्स कैरेज बीइंग कैरीड इन द व्हीकल, और व्हीकल के अंदर गुड्स कैरेज है, वो गुड्स लाया जा रहा है, वो भी। लिमिट ऑफ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी की लिमिट फिक्स किया है इन्होंने, लाइबिलिटी की लिमिट फिक्स किया है। वो क्या है, अमेंडमेंट एक्ट 1994 में सेक्शन 149(2) डिफेंस देता है इंश्योरेंस कंपनियों को। क्या डिफेंस देता है, इंश्योरेंस कंपनियां कैसे डिफेंस कर सकती हैं। और सेक्शन 163(a) स्ट्रक्चर्ड फार्मूला देता है, मतलब कितना क्लेम देना है, वो स्ट्रक्चर्ड कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेट होती हैं ट्रिब्यूनल वगैरह में, मैट के में सब में कैलकुलेट करके देते हैं, सबकी आय वाय के हिसाब से वो चीज़ें हैं। वो लंबा टॉपिक है, आगे जाएगा। डैमेज टू प्रॉपर्टी फिक्स्ड लिमिट, गुड्स कैरीड, रोड्स, ब्रिजेस। अब ये कहते हैं थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी क्या है, जो गाड़ी में माल लदा हुआ है वो भी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी हो गई। और रोड्स, सड़क सरकार की है वो भी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी हो गई। ब्रिज सरकार का है वो भी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी हो गई। और वेज रास्ते हैं वो भी। एंड पोस्ट्स हो गए, कुछ पोस्ट लगाए जाते हैं, कहीं पे पिलर्स लगे हुए हैं, माइलस्टोन लगे हुए हैं, और ये सब थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। पोल्स हैं, किसी को जो डैमेज कर दिए जाते हैं तो वो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी में आ गए। अच्छा, दूसरा वो जो लाइबिलिटी फिक्स किया हुआ है इंश्योरेंस कंपनियों ने, अभी तक तो ये 1 लाख रुपए 2 व्हीलर्स का था और 7.5 लाख कारों का था। और लेकिन और जो केस वाइज होते हैं, केस चलते हैं कोर्ट में, जो भी डिसाइड होता है, अवार्ड होता है, कम ज़्यादा जो भी है इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं और उन अपनी टर्म्स पे देती हैं, और ब्रीच वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम जो ना सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस किसको बोलते हैं, जो हमारे पास पॉलिसी आती है 3 पेज की, उनमें 1 पेज सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस होता है। और उसी में मोटर व्हीकल एक्ट का 51 फॉर्म 51 के हिसाब से रहता है ट्रांसफ़र ऑफ सर्टिफिकेट। ये ट्रांसफ़र हो सकता है, कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, सेक्शन 157 में विद इन 14 दिनों के अंदर जो ना दिया हुआ है, 14 दिनों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक भी ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जो लाइबिलिटी है वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसीलिए कंपलसरी कराई गई है। और जैसे गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र हुई तो आपका जो ना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ट्रांसफ़र होगा, लेकिन OD का जो भी पहले हम क्लेम के विषय में समझते थे वो नहीं ट्रांसफ़र होता है, उसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ट्रांसफ़र होगा। उसमें आपको वो इंश्योर्ड लेटर देगा पहले वाला दूसरे के लिए कि इनके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाए। इंश्योरेंस कंपनी कुछ फीस लेती है, फिर ट्रांसफ़र करती है। अच्छा जी, थर्ड पार्टी रिस्क ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाते हैं और OD वाले नहीं होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, जिसमें 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा, OD ट्रांसफ़र नहीं होगा। OD ट्रांसफ़र टेक प्लेस किसके हिसाब से, पैरा 29 के हिसाब से होगा। ट्रैफिक पुलिस ओनली सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट मांगती है। ट्रैफिक पुलिस आपसे OD के कॉन्ट्रैक्ट की नील डेपो, ये जितने तरह की कॉन्ट्रैक्ट हैं, एड ऑन वेड ऑन, इन सबको नहीं मांगती, वो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका एक्ट का इंश्योरेंस हुआ है उसी को मांगती है, और उसी की उसको ज़रूरत भी है। ड्यूटी ऑफ इंश्योरेंस टू सेटिस्फाई जजमेंट। अच्छा, अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को थर्ड पार्टी क्लेम का कोई भी अवार्ड मिलता है तो उसको उस जजमेंट को जो है सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उसको पे करता है। पे करने के बाद वो डिफेंड भी कर सकता है। डिफेंड कैसे करता है, वो पॉलिसी की कंडीशंस हैं। एक कंडीशन यूज ऑफ व्हीकल, अगर यूज ऑफ व्हीकल वो प्रूव कर देता है कि ये यूज ऑफ व्हीकल अनऑथराइज था और अनऑथराइज वे में था या किसी तरह का ब्रीच था, वो उस कंडीशन में डिफेंड कर सकता है।
अगर वो गाड़ी बिना परमिशन के या बिना किसी गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी आर्डर के अगेंस्ट जा रही थी, उसमें भी उसको डिफेंस करने का मौका है। ऑर्गेनाइज रेसिंग में भी अगर वो इंगेज गाड़ी है, उस वजह से कुछ हुआ है, तो भी उसको डिफेंस कर सकता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में परमिट बहुत ज़रूरी होती है। परमिट अगर उसको नहीं है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है और बिना परमिट के ही जा रहा है, तो भी वो डिफेंस है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। विदाउट साइड कार, वो जो साइड कार लगी होती थी, अब तो होती नहीं है, साइड कार के बिना भी वो डिफेंस कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, उस पर भी डिफेंस कर सकता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत हाई कोर्टों ने कई जगह इसकी रिक्वायरमेंट को कुछ अलग अलग तरीक़ों से केस वाइज परिभाषित किया है। मैं ये नहीं कहता कि डीएल के बिना भी क्लेम मिले हैं, डीएल के बिना क्लेम रुके भी हैं, ऐसा भी नहीं है। थर्ड पार्टी भी के भी रुके हैं, ओडी के भी रुके हैं। तो वार और सिविल वार, सिविल कमोशन, इन सब की कंडीशंस में भी वो डिफेंस कर सकता है। नॉन डिस्क्लोजर, कोई भी मटेरियल फैक्ट इंश्योर्ड ने छिपाया हुआ है या पार्टी ने छिपाया हुआ है, उसके बेस पे वो डिफेंस कर सकता है। और जो भी इसको नोटिस सर्व होकर दी गई है, दी जाती है, उस नोटिस के अगेंस्ट में अपना वो जाते हैं और कोर्ट में अपने सारे डिफेंस को देते हैं। अगर वो डिफेंस इनके एक्सेप्ट हो जाते हैं तो इनकी वो अपनी लाइबिलिटी से ये बच जाते हैं। ज़्यादातर बच नहीं पाते हैं, कई जगह मैक्सिमम केस में उनको पेमेंट देना ही पड़ता है। पेमेंट मेड, एक बार पेमेंट कर भी दिया इंश्योरेंस कंपनी ने और उसमें इस तरह की किसी पर ऐसे कोई डिफेंस के केस में उनके पास कोई ग्राउंड बच जाता है और वो पैसे वापस लेने के लिए, रिकवरी के लिए वो सूट कर सकते हैं। और रिकवरी लेने का इनको अधिकार भी है, उसी पर्सन से रिकवरी ले लेंगे। पीडीओ बड़ा हो जाएगा। और मैं ये पार्ट 1 करके इसको बंद करता हूँ। सभी लोगों से गुजारिश है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। आपको पसंद आए तो इसे जो है ना और लोगों में शेयर करें। समझदारी की चीज़ें हैं, एक इंट्रोडक्शन था। अभी आगे में हमने क्लैरिटी में उसको देना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सारे क्लेम से संबंधित सब चीज़ें रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।